गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी। तो आज हम BHDC 131 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, जिसमें हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या पर विचार करेंगे। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर विचार करते हैं तो हमारे सामने कई समस्याएं उपस्थित होती हैं। सबसे पहले तो इस बात का निर्णय करना कठिन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से आरंभ होता है। क्योंकि इसके बारे में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके शुरू होने की उसके आरंभ को लेकर बहुत सारे विद्वानों में विवाद हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से ही माना है, परंतु दूसरे इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि पुरानी हिंदी का जन्म तो 7वीं शताब्दी के आसपास हो गया था तथा उसमें सिद्धों, जैनियों और नाथपंथियों ने काव्य भी लिखा था, पर उनके काव्य में अपने अपने धर्म संप्रदाय की शिक्षाएं दी गई थी। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी का जन्म 7वीं शताब्दी में ही हो गया था, जब सिद्ध नाथपंथियों का और जैनियों का समय था, तो उस समय ही हिंदी का जन्म हुआ था। इसलिए उनमें काव्य के गुण कम मिलते हैं। इसलिए आचार्य शुक्ल ने इन कवियों के द्वारा रचे हुए काव्य को कौड़ी सांप्रदायिक शिक्षा मानकर उसे काव्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनका विचार था कि हिंदी का वास्तविक काव्य वह है जो कि विक्रम संवत 10,050 के बाद से लिखा गया। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य शुक्ल के मतानुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ संवत 10,050 से 943 ईस्वी से ही माना जाता है। यानी कि आचार्य शुक्ल जो थे वो 10,050 से मानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी का आरंभ वो 10,050 से मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं सदी से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं सदी से इसका आरंभ मानते हैं और राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र इसका आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। सब अपने अपने मत के अनुसार हिंदी का जन्म कैसे हुआ, ये सब अपने अपने मतों के अनुसार मानते हैं सारे विद्वान। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, इसके बारे में एक समस्या और भी है। वह है कि हिंदी भाषा और अपभ्रंश भाषा के पारस्परिक संबंध की। भाषा विज्ञान के विद्वान कहते हैं कि प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का और अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय भाषाओं, जिनमें हिंदी भी एक है, का विकास हुआ। इस दृष्टि से अपभ्रंश भाषा हिंदी का प्रारंभिक रूप है, परंतु कुछ विद्वान अपभ्रंश भाषा को हिंदी से अलग न मानकर एक ही हिंदी का ही एक रूप मानते हैं। यानी कि कुछ विद्वान अपभ्रंश भाषा को हिंदी के शुरू का यानी कि प्रारंभिक रूप मानते हैं और कुछ विद्वान अपभ्रंश भाषा को और हिंदी भाषा को एक ही मानते हैं। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी, ऐसी हिंदी जिसमें प्राकृत का आभास हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को प्राकृत आभास माना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है। राहुल सांकृत्यायन ने पुरानी हिंदी कहा है अपभ्रंश भाषा को। पुरानी हिंदी की संज्ञा देते हुए अपभ्रंश के सारे कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में स्वीकार किया है। राहुल सांकृत्यायन ने पुरानी हिंदी कहा अपभ्रंश भाषा को। राहुल सांकृत्यायन के मत को स्वीकार कर लेते हैं तो हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से ही माना जाए। यानी कि अगर हम राहुल सांकृत्यायन का मत स्वीकार करते हैं तो हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना जाएगा। और उस स्थिति में अपभ्रंश के सबसे पहले कवि सरहपाद ही हिंदी के पहले कवि होते हैं। यानी कि जो नाथपंथी कवि थे सरहपाद, वही हिंदी के पहले कवि माने जाएंगे अगर हम राहुल सांकृत्यायन के मत को स्वीकार करें तो। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में भी सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। डॉक्टर नागेंद्र जो थे उन्होंने भी हिंदी साहित्य का पहला कवि इनको माना, सरहपाद कवि को। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी के विद्वानों के मुख्यतः 2 वर्ग हैं।
हिंदी के विद्वानों के दो वर्ग माने जाते हैं। पहला वर्ग, तो पहले वर्ग में वे विद्वान आते हैं जो हिंदी और अपभ्रंश को एक मानते हुए हिंदी का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं, स्वीकार करते हैं। यानी कि ये लोग, पहले वर्ग में वो लोग आते हैं जो हिंदी और अपभ्रंश को एक ही भाषा मानते हैं और हिंदी साहित्य का जो आरंभ है उसको 7वीं शताब्दी से मानते हैं। और दूसरे वर्ग में वो लोग आते हैं, वो विद्वान आते हैं जो अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हैं और 10वीं शताब्दी के बाद से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं। यानी कि ये लोग दूसरे वर्ग में वो होते हैं जो अपभ्रंश और हिंदी को एक ही मानते हैं और उसका हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो 10वीं शताब्दी से मानते हैं। परंतु अब इस बात का निर्णय हो गया है कि अपभ्रंश और हिंदी दोनों एक भाषा नहीं है। अपभ्रंश हिंदी के पूर्व की भाषा है। उससे न केवल हिंदी अपितु भारत की और भी कई अन्य भाषाएं जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि विकसित हुई हैं। यानी कि अपभ्रंश भाषा अलग है और हिंदी भाषा अलग है। और हिंदी जो है वो अपभ्रंश की बाद की भाषा है और अपभ्रंश पहले की भाषा है। और अपभ्रंश से ये सारी भाषाएं विकसित हुई हैं। अपभ्रंश से मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगला ये सारी भाषाएं अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस मत का दृढ़ता से खंडन किया है कि हिंदी और अपभ्रंश एक हैं। अस्तु अब भाषा विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र के प्रायः सभी विद्वानों ने ये मत स्वीकार कर लिया है कि अपभ्रंश और हिंदी एक नहीं है अपितु अलग अलग भाषाएं हैं। यानी कि सभी विद्वानों ने अब ये मत स्वीकार कर लिया कि हिंदी और अपभ्रंश अलग अलग भाषाएं, एक भाषा नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस मत को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ 10वीं सदी से हुआ है। यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कहा था कि हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो 10वीं सदी से हुआ है। तो अब हमें भी मान लेना चाहिए कि हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं सदी से हुआ है। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का साहित्य अपभ्रंश से भिन्न भाषा का साहित्य है। यानी कि 10वीं से 14वीं सदी तक का जो साहित्य है वो अपभ्रंश भाषा में नहीं लिखा गया है, उससे अलग भाषा का साहित्य है। वस्तुतः इसमें हिंदी की आधुनिक बोलियों के पूर्व रूप की झलक मिल जाती है। यानी कि इसमें हिंदी के जो पुरानी बोलियां थी, आधुनिक बोलियां थी, उसकी झलक देखने को मिल जाती है। इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं। यानी कि हिंदी साहित्य के जो पुराने इतिहास लेखक थे वो 10वीं सदी से ही हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ वो मानते हैं कि 10वीं सदी से हुआ है। जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक थे वो मानते हैं ये। हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विभिन्न प्रयास। यानी कि अलग अलग विद्वानों ने जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन किए थे उसके बारे में हम देखेंगे कि इसने क्या काल विभाजन, क्या नामकरण किया था और क्या काल विभाजन किया था। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। यानी कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन था वो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयत्न किया। यानी कि सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था और इनके बाद ही मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काल विभाजन करने की कोशिश की। इनके अतिरिक्त भारतीय हिंदी परिषद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भी काल विभाजन का प्रयत्न किया। मतलब ये जो थे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, इनके अलावा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर गणपति गुप्त ने भी हिंदी साहित्य के काल विभाजन किया। आइए विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए काल विभाजन पर एक नजर डालते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1800 ईस्वी में प्रकाशित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, अपने तरीके से बताया इन्होंने। तो इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा,
चारण काल नाम दिया और 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना इसका समय। फिर 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, इन्होंने ये नाम दिया। दूसरा जायसी की प्रेम कविता, फिर थर्ड ये माना इन्होंने। फिर है कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, प्रेम काव्य, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया वो इस तरीके से किया है, अलग अलग तरीके से किया है। इसको अलग अलग युगों में बांटकर इन्होंने इसका काल विभाजन कर दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में व्यवस्था का अभाव दिखाई देता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसी भी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया। मुगल दरबार 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आदि के आधार पर किया गया विभाजन किसी साहित्यिक परिवर्तन का संकेत नहीं देता, यानी कि ये सब राजनीतिक वो हैं, राजनीतिक संकेत देते हैं, साहित्यिक संकेत नहीं देते। इन्होंने जो भी वो काल विभाजन किया है उसमें साहित्यिक प्रवृत्ति साहित्यिक विशेषता नहीं देखने को मिलती जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में। निश्चय ही हिंदी साहित्य के काल विभाजन के प्रथम प्रयास के रूप में इसका अपना महत्व है, पर इस काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी कि इनके इस काल विभाजन में साहित्यिक प्रवृत्ति साहित्यिक विशेषता देखने को नहीं मिलती, तो इसलिए इनके काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया। अब मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। तो मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, मिश्र बंधुओं ने जो किया था काल विभाजन, अब हम वो देखेंगे। पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, फिर मिश्र बंधुओं ने। तो मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया और उसको उन्होंने दो भागों में बांट दिया, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल उन्होंने 700 से 1343 संवत माना, यानी कि 643 ईस्वी से 1286 ईस्वी को इन्होंने पूर्व आरंभिक काल माना। और फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा काल माना उत्तर आरंभिक काल। तो इसको इन्होंने 1344 संवत से 1444 संवत तक माना, यानी कि 1287 से 1387 तक इन्होंने इसको माना उत्तर आरंभिक काल। फिर इन्होंने दूसरा किया मध्यकाल। तो मध्यकाल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा। मध्यकाल को दो भागों में बांटा, पहला 1445 संवत से 1560 संवत तक, यानी कि 1388 ईस्वी से 1503 ईस्वी तक। फिर प्रौढ़ मध्यकाल। प्रौढ़ मध्यकाल को इन्होंने माना 1561 संवत से 1680 संवत, यानी कि 1504 ईस्वी से 1624 तक इन्होंने प्रौढ़ मध्यकाल माना, इन्होंने ये नामकरण किया। फिर इसके बाद अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी दो भागों में बांटा इन्होंने, पूर्व अलंकृत काल संवत 1681 से 1790 संवत तक, यानी कि ईस्वी 1624 से 1743 ईस्वी तक इन्होंने पूर्व अलंकृत काल का समय माना है। और उत्तर अलंकृत काल को इन्होंने 1791 संवत से 1889 संवत, यानी कि 1734 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक इन्होंने उत्तर अलंकृत काल का वो नाम विभाजन किया, समय बताया। फिर है परिवर्तन काल। फोर्थ बताया इन्होंने परिवर्तन काल। परिवर्तन काल को इन्होंने संवत 1890 से 1925 तक माना, यानी कि ईस्वी 1833 से 1868 ईस्वी तक इन्होंने परिवर्तन काल को माना। और वर्तमान काल इन्होंने 1926 यानी कि 1869 से आगे का जो समय है उसको इन्होंने वर्तमान काल का नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित। ये मिश्र बंधु विनोद, इन्होंने कोई वो लिखी होगी पुस्तक, तो उसका प्रकाशन के बारे में दे रखा है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है, यानी कि इन्होंने इस बुक में काल विभाजन को व्यवस्थित करने की कोशिश की। मिश्र बंधुओं ने व्यवस्था के नाम पर हिंदी साहित्य के कालखंडों को उप कालखंडों में विभक्त किया, यानी कि इन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन का उसको उप कालखंडों में विभक्त किया। जैसे कि हर काल को उन्होंने दो दो खंडों में बांटा है, ऊपर देखा है भी दो दो खंडों में विभाजित किया, तो इसलिए इन्होंने कालखंडों में विभक्त किया है हिंदी के कालखंडों को।
इससे स्पष्टता आने के बजाय एक भ्रम पैदा हुआ है, यानी कि जैसे बहुत सारे ऊपर दिखाया गया ये वाले सारे काल उन्होंने दो दो भागों में बांट दिया है, तो इससे हमें ये समझ नहीं आ रहा है, बल्कि हम इससे भ्रमित हो रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ पा रहा है, हम इसको ठीक ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये सभी कालों को उन्होंने दो उपखंडों में विभक्त किया, जिसका कोई ठोस आधार दिखाई नहीं देता। जो मैंने अभी पहले बताया वो ये माध्यमिक काल को दो हिस्सों में बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस काल में एक ही साहित्यिक प्रवृत्ति भक्ति भावना थी। मध्यकाल में सिर्फ एक ही खास विशेषता थी, उसकी भक्ति करते थे वो लोग, जैसे कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, जायसी, ये सब लोग भक्ति करते थे। और इस काल की सिर्फ एक ही विशेषता थी, जिन्होंने भक्ति के माध्यम से लोगों को जागरूक किया था, लोगों को बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। तो यही थी, तो इसमें दो कालों में बांटने का इसका कोई मतलब नहीं था। यही बात अलंकृत काल के लिए भी कही जा सकती है। अलंकृत काल को भी उन्होंने दो कालखंडों में विभक्त किया, जैसे कि अलंकृत काल, यानी कि अलंकृत काल यहाँ पे रीति काल को कहा गया है। रीति काल में भी सिर्फ रीति से ही संबंधित रचनाएं होती, तो इसलिए इसको भी हम दो कालखंडों में नहीं विभाजित कर सकते। ये है, इस विभाजन को भी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। इनके विभाजन, इन्होंने जो मिश्र बंधु ने जो विभाजन किया उसको भी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। जॉर्ज गिरेसन का भी नहीं किया और मिश्र बंधुओं का भी नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया वो 1900 ईस्वी में किया, अपनी बुक में काल विभाजन दर्शाया। तो इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया और इन्होंने संवत से दर्शाया, अपना जो विभाजन दर्शाया इन्होंने संवत से दर्शाया। तो 10,050 संवत से 1375, यानी कि 943 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक इन्होंने आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल, इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। और भक्ति काल, अब इन्होंने भक्ति काल को 1375 संवत से 1700 संवत तक माना, यानी कि 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना। फिर इन्होंने रीतिकाल का नाम रीतिकाल दिया और उसको संवत 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना, यानी कि 1643 ईस्वी से 1700 संवत से 1900 संवत तक माना, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। इन्होंने संवत में भी विभक्त किया काल विभाजन और ईस्वी में भी इन्होंने बताया, इन्होंने स्पष्ट रूप से संवत में भी बताया और ईस्वी में भी बताया। फिर इन्होंने आधुनिक काल का समय बताया, संवत 1900 से अब तक, यानी कि 1843 ईस्वी से आगे तक, अब तक इन्होंने आधुनिक काल को बताया। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो काल विभाजन किया उन्होंने ईस्वी में किया, सन में किया, ईस्वी के तौर पर किया, उन्होंने संवत में नहीं किया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय माना है 10,000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। और पूर्व मध्यकाल, उन्होंने मध्यकाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को उन्होंने 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना और उत्तर मध्यकाल को 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना। फिर आधुनिक काल को उन्होंने 1900 से आगे यानी कि 1900 से अब तक ये माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल विभाजन था वो ज़्यादा माना जाता है। काल विभाजन के इन सभी प्रयत्नों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक मान्य है, यानी कि काल विभाजन के जितने भी इन सारे विद्वानों ने कोशिशें की हैं, तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उन्होंने मत दिया है, अपने काल विभाजन दिए हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों को आधार बनाकर कालों का सुव्यवस्थित विभाजन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो उस समय की खास विशेषताएं थी, प्रवृत्तियां थी, उनको आधार बनाया और काल विभाजन किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के विभाजन को ही स्वीकार किया, परंतु संवत के स्थान पर ईस्वी सन का प्रयोग किया। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत और ईस्वी दोनों का समय दिखाया था, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काल विभाजन को तो रामचंद्र शुक्ल के ही काल विभाजन को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने उसमें संवत नहीं जोड़ा, उन्होंने सन का प्रयोग किया, ईस्वी का प्रयोग किया। फिर दोनों के काल विभाजन काल अवधियों में कुछ ही वर्षों का फर्क है।
यानी कि इन दोनों ने जो भी काल विभाजन किया तो उसमें कुछ ही वर्षों का फर्क देखने को मिलता है। द्विवेदी जी ने पूरी शताब्दी को हिंदी साहित्य के काल विभाजन का आधार बनाया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन का आधार था उसमें पूरी शताब्दी को बताया। अब है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा अन्य सहयोगियों द्वारा संपादित भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में केवल 3 युगों की कल्पना की गई है। यानी कि आचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र ने जो काल विभाजन किया उसकी सिर्फ 3 युगों में बांटा उन्होंने। डॉक्टर धीरेन्द्र ने अपनी बुक में जो काल विभाजन किया उसको 3 कालखंडों में बांटा, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भी इसी विभाजन को स्वीकार किया। यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने धीरेन्द्र वर्मा के काल विभाजन को स्वीकार किया। उनका मानना है कि मध्यकालीन चेतना कमोबेश एक ही रही है। यानी कि ये मध्यकालीन चेतना को एक ही मानते हैं। संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य, रीति काव्य की धाराएं पूरे मध्यकाल में प्रवाहित होती रहीं, पर ये मत भी विद्वानों द्वारा मान्य नहीं है। यानी कि इन्होंने जो गणपति चंद्रगुप्त ने और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने जो मत दिए हैं तो ये भी विद्वानों ने, इनके मतों को भी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। यह ठीक है कि संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य आदि धाराएं पूरे मध्यकाल में प्रवाहित होती रहीं, पर 7वीं शताब्दी के आते आते मुख्य प्रवृत्ति बदल गई। भक्ति के स्थान पर अलंकरण और श्रृंगार विलास की प्रधानता हो गई। यानी कि इन्होंने जो कहा भक्ति काल में प्रमुख प्रवृत्ति बदल गई। भक्ति काल के बाद 7वीं शताब्दी में जो मुख्य विशेषता थी 7वीं शताब्दी में वो बदल गई। उस समय फिर श्रृंगार विलास होने लगा, अलंकरण होने लगा, रीतिकाल की मतलब धीरे धीरे रीतिकाल आने लगा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा शुरू हो गई, ये सब होने लगा था। तो उसकी पूरी ही पृष्ठभूमि बदल गई। काव्य लिखने का ढंग बदल गया। यानी कि लोगों ने काव्य लिखने का ढंग भी बदल दिया। इससे काव्य की चेतना और काव्य के रूप में भी स्पष्ट अंतर आ गया। काव्य रूप में स्पष्ट उसमें अंतर देखने को मिला, फर्क देखने को मिला। इनकी जो प्रवृत्ति थी, खास विशेषता थी, वो बदल गई थी। तो इससे जो काव्य था वो भी बदल गया था। अतः मध्य काल को प्रवृत्तियों के आधार पर 2 कालों में विभाजित करना जरूरी हो गया। यानी कि मध्य काल को 2 कालों में विभाजित करना जरूरी हो गया। आधुनिक काल का आरंभ 19वीं शताब्दी के मध्य माने जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति भारतीय इतिहास की एक बड़ी घटना है। वस्तुतः ये क्रांति मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ का उद्घोष है। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से भारतीय जनता का संपर्क और संघर्ष हुआ, फलतः आधुनिक युग का जन्म हुआ। नई वैज्ञानिक तकनीकों के आगमन के कारण गद्य साहित्य का तेजी से विकास हुआ। ये सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ, आप देख लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन अपने नए तेवर के साथ सामने आया। हिंदी साहित्य का प्रभावित हुआ। 19वीं ईस्वी से 1920 ईस्वी तक के साहित्य में राष्ट्रीयता का स्वर उभरकर सामने आया। 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव साहित्य पर पड़ा। हिंदी साहित्य में आदर्शवाद और रोमानियत का प्रस्फुटन काव्य के माध्यम से हुआ, जिसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद प्रगतिवाद का जोर साहित्य में बढ़ा। इसमें कवियों का समाजवादी रुझान सामने आया। इसके बाद तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य में एक नए मोड़ के रूप में आया, जिसे प्रयोगवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोगवाद के बाद नई कविता और फिर समकालीन कविता का दौर आया। इस दौर में गद्य साहित्य तथा उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज जैसी विधाओं का विकास हुआ। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को नीचे तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन सही ढंग से किया गया उसको यहाँ दे रखा है तालिका के रूप में दे रखा है। यानी कि आदिकाल, सबसे पहले आदिकाल था, तो आदिकाल को इन्होंने 10वीं शताब्दी से
10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना आदिकाल को, 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। फिर पूर्व मध्यकाल, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था वही माना है। पूर्व मध्यकाल को 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक माना। उत्तर मध्यकाल को 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, यानी कि 19वीं शताब्दी के आधे तक। फिर आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक आधुनिक काल चल रहा है। तो आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।